कल स्टार्ट किया गया था बेटा प्रिज्म में थोड़ा सा बेसिक क्या होता है प्रिज्म उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया था। ठीक, तो उसी को आगे हम लोग को क्या करना है, कंटिन्यू करना है। प्रिज्म क्या होगा, प्रिज्म एंगल क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से डिस्कस करनी है। ठीक, तो स्टार्ट किया जाए। चलो देखो, तो स्टार्ट में लिख लीजिए, अभी कुछ लिखा नहीं था ना। कल पेज के बाद थोड़ा सा डिस्कस किया गया था बेटा। देखो पेज बोला था ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। ठीक, अब वो किसी से कम सकता का बताया गया था आपको, बट हम लोग जो पढ़ते हैं बेटा, ठीक, ये हम कैसा थ्री अगर प्लेस की जो साइड से दूसरे से का टाइप है तो साइड के शेप को हम लोग कह देते हैं प्लेस। यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग लेफ्ट साइड से लगाते हैं और इमर्जेंस जो है राइट से लगाते हैं, इसलिए टॉप वाला जो एंगल होता है उसे हम प्रिज्म एंगल कहते हैं। बट ऐसा कंपल्सरी नहीं कि प्रिज्म एंगल हमेशा टॉप वाला हो, डिपेंड करेगा इंसिडेंट रे और फाइनली रिफ्रैक्टेड जो रे है उन दोनों के सर्फेसेस के बीच का जो एंगल होता है उसे टर्म देते हैं आप प्रिज्म एंगल कहते हैं। ठीक, तो प्रिज्म एंगल जो होगा, क्योंकि हम लोग बेटा यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं यहाँ पे लेफ्ट वाले सर्फेस से और इमर्जेंस दिखाते हैं कहाँ से, राइट वाले से, इसी वजह से प्रिज्म एंगल हम लोग इसे लेते हैं। ठीक, बट ये कंपल्सरी फैक्टर नहीं कि हमेशा प्रिज्म एंगल यही होगा। अगर इंसिडेंस हम यहाँ से कराए, रिफ्रैक्शन यहाँ से कराए, प्रिज्म एंगल आपको ये मतलब इंसिडेंट सरफेस और रिफ्रैक्टर सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसी को टर्म देते हैं आप प्रिज्म एंगल कहते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा, प्रिज्म एंगल कहते हैं। तो लिखिएगा थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में। देखिए नहीं, प्रिज्म पहले लिखो थोड़ा सा क्या होता है। देखिए प्रिज्म जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम, प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई refracting surfaces such that incident surface and emergent surface आर प्लेन, इंसिडेंट और इमर्जेंट सरफेस कैसे बेटा, आर प्लेन एंड नॉन पैरेलल, अंडरलाइन कर लेना बेटा। एंड कैसे होनी चाहिए, नॉन पैरेलल, प्लेन एंड नॉन पैरेलल, हो गया। प्लेन एंड नॉन पैरेलल मतलब अगर ये पैरेलल दोनों सरफेसेस हैं इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड तो प्लेन लाइन बिहेव नहीं करेंगे। प्लेन लाइन बिहेवियर के लिए आपको हमेशा इंसिडेंट सरफेस और फाइनली रिफ्रैक्टेड सरफेस जो होना चाहिए वो नॉन पैरेलल होना चाहिए बेटा। कैसा होना चाहिए, नॉन पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, अगर नॉन पैरेलल है तभी आपका क्या करें वो उसका बिहेवियर एज ए प्रिज्म होगा। ठीक, अब सब हेडिंग करेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रो ए प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रो ए प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रो ए प्रिज्म, REFRACTION, रिफ्रैक्शन, REFRACTION, रिफ्रैक्शन थ्रो ए प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रो ए प्रिज्म। ठीक, रिफ्रैक्शन थ्रो ए क्या कहेंगे बेटा, प्रिज्म कह लिया। ठीक, अब देखो होता क्या है थोड़ा सा आप समझ लेंगे। चलिए हम लोग रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए यहाँ से थोड़ा सा थिक प्रिज्म ले लेते हैं, क्योंकि एंगल वगैरह यहाँ से रिप्रेजेंट करना है तो इसलिए थोड़ा थिक लेते हैं, बड़े साइज के वाले से आपका क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट ये इंसिडेंट पे आगे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ तक नॉर्मल आप क्या करोगे, ये मीडियम एयर में ये ग्लास प्रिज्म किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, जब डेंसर से रेयर में रे जाती है तो नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, अगर फ्रॉम नॉर्मल आप लोग बता दो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, जब रेयर से डेंसर में जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल की तरफ आप नॉर्मल की तरफ जब डेंसर रेयर से डेंसर में इंटर करते हैं तो हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करता है, और रिवर्स होगा अगर
डेंसर से रेरा में जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल आपका क्या होता है, ठीक है, बेंडिंग होती है, फिर नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा बेटा। सपोज दैट यहाँ पहुँचा, ठीक, अभी यही पैरेलल बना देते हैं, यहाँ पहुँचेगा तो फिर अगेन यहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रा करोगे, तो यहाँ पे जब नॉर्मल ड्रा करेंगे तो अब की बार डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेरा पे जा रहा है, डेंसर से रेरा में जाएगा तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर की तरफ है। देखो दो, एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरा यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ सेकंड सरफेस पे, ये फाइनली रिफ्रैक्टिव सरफेस कहलाएगा। इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव सरफेस कहेंगे, पहले सरफेस पे नहीं, सेकंड सरफेस जहाँ से फाइनल रिफ्रैक्शन हो रहा है उसी को आप रिफ्रैक्टिव सरफेस कह देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो दिखाओगे बेटा, अगर एंगल देखो आपने पीछे पढ़ा हुआ था जब स्टार्ट किया गया था तभी, जो नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस कह देते हैं। क्या कहते थे बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक। जब हम लोग फर्स्ट सरफेस पे बात करते हैं, क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट सरफेस पे बात करते हैं, सपोज दैट वहाँ पे जो रिफ्रैक्शन है उसे हमने R1 से दिखा लिया, किससे दिखा लिया, R1 से दिखा लिया, तो पहले सरफेस पे अगर इंसिडेंस जो हुआ वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और यहाँ पे रिफ्रैक्शन को R1 से दिखा लिया, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ने का पैटर्न यही हम लोगों ने पीछे पढ़ते आए हैं कि यहाँ R1 लेते हैं, यहाँ R2 लेते हैं, अदरवाइज ये यहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है बट यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R2 से, ठीक। तो जिस टर्म में आपने पहले से पढ़ रखा है उसी टर्म में पढ़ लिया। अब यहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है और ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है इसे आप ई से या तो रिप्रेजेंट कर लीजिए या तो आपने क्या डैश से कर लेते हैं, ठीक। तो ये इमर्जेंस ई है। अब एक का मतलब बेटा डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, खड़े हो बड़े डेविएशन का तीनों बात नहीं थोड़ी थी, क्यों ऑनलाइन मतलब कौन सा ज्वाइन किया है, तो वीडियोस बाद में तो देखे जा सकते हैं कि लाइव करता है। क्या बोल रहे थे, डेविएशन क्या होता है, व्हाट इज डेविएशन, डेविएशन नहीं, यहाँ डेविएशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, कितना डेविएशन, मतलब फर्स्ट सरफेस पे अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इंसिडेंट सरफेस पे तो डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा, कितने लोग बताएंगे, डेविएशन प्रोड्यूस्ड एट द फर्स्ट सरफेस जो डेविएशन होगा कितना प्रोड्यूस होगा, डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा एट द फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस पर अगर डेविएशन निकाला जाए बेटा तो क्या कितना होगा, सर जी फर्स्ट सरफेस पे डेविएशन निकालने के लिए स्टूडेंट रे जा रहे हैं उसको आगे बढ़ा देंगे, फिर नाप लेंगे कोण, और इधर जो सेकंड रे के लिए तो इधर जा रहे हैं इधर इसे सीधा मिला देंगे, जो डेविएशन मिलेगा उसको नाप लेंगे। अगर एक्चुअल डेविएशन देखना है तो इसको आगे मिला देंगे, जो गई रेखा जो रेखा इधर गई है उसको पीछे कर देंगे, तो जहाँ पर मिलेगा वो एक्चुअल डेविएशन होगा। देखो होता है बेटा, डेविएशन के मीनिंग यहाँ पे है जिस पाथ के लिए आपकी मूव कर रही है वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल क्या हुआ है, बेंड हुई, उसी को हम लोग टर्म लेते हैं क्या, डेविएशन। डेविएशन का मीनिंग हो गया जो रे आपकी जा रही है ना एक्चुअल पाथ से कितना क्या हुआ, वो बेंड हुआ, उसी को टर्म क्या देते हैं हम लोग, डेविएशन कह देते हैं, उसी क्या नाम देंगे आप, डेविएशन कह देंगे, ठीक है। तो डेविएशन की जब बात आप करोगे तो देखो जैसे ये अगर ये मीडियम चेंज नहीं हुआ होता, ठीक समझ लो बेटा, अगर ये मीडियम आपका चेंज नहीं होता तो ये रे कैसे जाती है, सीधे जाती है। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे आपका सीधा पास आउट हो जाता है, तो ये सीधा जाता। अब यहाँ से ये रे क्या हो रही है, इस पाथ को ना फॉलो करती हुई इतना बेंड हुआ ना, तो जो पहले सरफेस पे आपको ये बेंडिंग हो रही है इसी को हमको डेल्टा 1 से कह देंगे, ये फर्स्ट सरफेस पे डेविएशन हुआ बेटा, दिस इज द डेविएशन एट द फर्स्ट सरफेस।
जब सेकंड सरफेस पे जा रहे हैं, अब सेकंड सरफेस पे क्या हो रहा है, अगर ये रे फिर से मीडियम चेंज नहीं होती तो जो भी रे आ रही है वो सीधी सीधी जाती है ना। अब यहाँ से जाने के बजाय क्या हो रही है, इतना यहाँ बेंड हुई, तो ये जो डेविएशन है इसे हम लोग डेल्टा टू कहते हैं, यानी डेविएशन प्रोड्यूस एट द सेकंड सरफेस, ये हो गया डेविएशन प्रोड्यूस एट द फर्स्ट सरफेस। ठीक, अगर आपको रिजल्टेंट नेट डेविएशन आपको निकालना है, क्या निकालना है, नेट डेविएशन की वैल्यू फाइंड करना है, तो जो फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट रहती है उसको सीधा सीधा आगे मूव करा देते हैं, और फाइनली जो इमर्जेंट रे है उसको बैक साइड में हम लोग मूव करा देते हैं। ठीक, ख्याल नहीं हुआ बेटा, तो उसको आप बैक साइड में क्या करते हैं, मूव करा देते हैं। ये जो इनके बीच का एंगल बनेगा, इनके बीच का जो एंगल होगा ये नेट डेविएशन कहलाएगा, और टोटल डेविएशन जो होगा फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के डेविएशन के सम के क्या होगा, बराबर होगा। टोटल जो डेविएशन बीम से प्रोड्यूस हो रहा है बेटा वो, ठीक, अभी निकाल ये ठीक, तो फर्स्ट सरफेस का जो डेविएशन है प्लस जो सेकंड सरफेस का डेविएशन है, इन दोनों डेविएशन के सम से क्या होता है, बराबर होता है। रिजल्टेंट जो डेविएशन है इट इज द सम ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस एट द फर्स्ट सरफेस प्लस डेविएशन प्रोड्यूस एट द सेकंड सरफेस। तो दोनों का जब हम लोग सम करते हैं तो वो रिजल्टेंट डेविएशन आपको यहाँ से मिल जाता है। तो रिजल्टेंट डेविएशन फर्स्ट और सेकंड सरफेस के डेविएशन के सम पे क्या होता है, आपका इक्वल होता है, तो इसी को कहेंगे हम लोग नेट डेविएशन। ठीक, तो अब थोड़ा सा कुछ लिखा है हेडिंग, लिख लीजिए। बोलिए, लिखिए। when a ray is incident, when a ray is incident at the first surface, when a ray is incident at the first surface, when a ray is incident at the first surface, अगर फर्स्ट सरफेस पे जो रे हमारी क्या हो रही है, आपकी इंसिडेंट हो रही है, व्हेन ए रे इज इंसिडेंट एट द फर्स्ट सरफेस, लिखिए, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन इट इज, ड्यू टू रिफ्रैक्शन इट इज क्या, बेंडेड टूवर्ड्स नॉर्मल, बेंडेड या डेविएटेड जो भी कर लो, डेविएटेड टूवर्ड्स नॉर्मल, एंड ऑन रीचिंग सेकंड सरफेस या इमर्जेंट सरफेस, ऑन रीचिंग सेकंड सरफेस it again show refraction and deviated away from the normal, हो गया। अवे फ्रॉम द क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप डायग्राम बना लीजिए, तब फिर आगे लिखा जाए। यहाँ से जो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग पेज में एंगल जो ए है दिया है, इसको हम इक्वालाइज करें बेटा, तो इंटरनल जो एंगल होता है, ये दोनों इंटरनल एंगल के सम पे क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए डेविएशन आगे लिखेंगे उसको बेटा, जो ए होगा, ए की वैल्यू जो होगी वो R1 प्लस किसके बराबर होता है, R2 के बराबर होता है। ए की वैल्यू R1 प्लस कितना होता है आपका, R2 के आपका इक्वल होता है। ठीक, और अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस लिखेंगे तो जितना आपका पेज में एंगल है प्लस जो नेट डेविएशन टोटल आपका होगा डेल्टा के बराबर होगा। वही क्या लिख दीजिएगा, ए इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड एंगल आई प्लस एंगल ई इक्वल टू पेज में एंगल प्लस नेट जो डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है प्लस डेल्टा के सम के बराबर होता है। ठीक, एक रिलेशन हमारा यहाँ से ये मिलता है, दूसरा बेटा ये मिलता है।
आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, और ए की वैल्यू R1 प्लस क्या हो गया R2 के बराबर हो गया। ठीक R1 प्लस R2 वाला 90 होगा नहीं? ये बेटा होता है ना, जब जो हमारा इंटरनल एंगल होता है ये एक्सटर्नल दोनों एंगल के सम के क्या होता है बराबर होता है। अगर ये हमारा क्या बना देखो चतुर्भुज, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे इनकी जो एंगल की इंटरनल एंगल्स का जो होगा ये दोनों एक्सटर्नल के सम के क्या होता है बराबर होता है। तो एक तुलना में पढ़ते तो ए इक्वल टू R1 प्लस R2 और आई प्लस ई की जो वैल्यू होगी यहाँ पे नामक से एंगल आपका पता है ये इनके ठीक अपना जो डेविएशन है प्रोड्यूस हुआ उन दोनों के सम के क्या होता है बराबर होता है। ठीक वो वाला 90 होगा क्या करें, वो वाला 90 होगा कौन सा 90 कह रहे हो? वो नहीं ये कंपल्सरी नहीं हो, तो डिपेंड यहाँ से जब निकालेंगे ना, ये जैसे इस पे जो आपका होगा ये नाम आपको ड्रा कर लेना, ये वाला 90 है, तो अगर ये कंडीशन आपका लेते हैं जैसे अगर R1 तो अगर ये दोनों 90 ये दोनों 90 a प्लस o की वैल्यू 180 के बराबर होगा। जैसे टोटल एंगल 360 होता है तो यहाँ पे ये दोनों तो नार्मल है, तो नार्मल यदि ये वाला एंगल 90 हुआ टोटल ये एंगल 90 हुआ तो ये 90 हो गया, तो a प्लस o की वैल्यू जो होगी वो कितना 180 के बराबर हो जाता है। ठीक, a प्लस o की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 के आपका बराबर होता है, तो वहाँ से भी आगे हम लोग उसको यूज जब आएगा तब किया जाएगा। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो डेविएशन है अभी आगे हम लोग लिखेंगे, तो जो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 है ये डेविएशन है। ठीक, यहाँ पे लिख लेना टोटल डेविएशन, अगर हम ऐसे ये तो भी आगे लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट बना के, इतना नाम कर लीजिए। हो गया। अगर पहले सरफेस पे बेटा आप स्नेल्स लॉ लगा दो, पहले सरफेस पे अगर आपके स्नेल्स लॉ लगा दो, तो हम लोगों ने अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रिज्म का दिया गया म्यू है, तो स्नेल्स लॉ के रिगार्डिंग म्यू इनटू साइन आई का तो म्यू इनटू क्या होता है साइन आर, तो एट सरफेस ए बी एट सरफेस ए बी, अगर ए बी सरफेस से हम लोग बात करेंगे तो μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर की जगह पे हम लोगों ने क्या दिया बेटा R1 है R1। इस केस में μ1 की वैल्यू यहाँ पे AR है तो μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और μ2 की जो वैल्यू है म्यू के बराबर है, तो ये हो जाएगा साइन आई अपान साइन R1, साइन कितना R1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू के बराबर हो जाएगा। अगर रिलेशन निकालेंगे स्नेल्स लॉ अप्लाई करके तो साइन आई प्लस साइन क्या साइन आई ठीक अपान साइन R1 इक्वल टू म्यू की क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक, और सेकेंड सरफेस पे लेंगे बेटा तो क्या होगा, सेकेंड सरफेस के लिए लगाया जाए तो क्या आएगा बेटा, साफा सरफेस AC के लिए अगर अप्लाई करते हैं, जैसे आपने कहा क्या AB सरफेस एट सरफेस AB हो गया और एट सरफेस या पास सरफेस कर लो, पास सरफेस AB हो गया, दूसरा हो गया पास सरफेस AC। अगर AC सरफेस के लिए हम लोग बात करते हैं, पास सरफेस के लिए AC के लिए अगर आप बात करोगे तो AC के लिए वैल्यू क्या आएगी बेटा, जरा बताओ, इसके लिए अगर इसने ऐसा लगाया है सरफेस AC के लिए तो वैल्यू क्या आएगी μ2 इंटू साइन R2 इक्वल टू साइन क्या है E है, नॉर्मल साइन देखो ये E1 है, ये नॉर्मल है आपका, नॉर्मल साइन कितना बनाया आपका E बनाया है, तो इस पे जो लगाएंगे तो आपका हो जाए μ2 इंटू साइन R2 इक्वल टू μ1 इंटू साइन E। अब देखो बेटा यहाँ पे क्योंकि μ2 की वैल्यू तो म्यू है, तो म्यू इंटू साइन R2 इक्वल टू 1 इंटू कितना साइन सीधे करो साइन E के बराबर होगा। तो अगर यहाँ से हम लोग निकालना चाहे बेटा ठीक है साइन R अपान साइन E, तो 1 अपान क्या हो जाएगा म्यू, तो साइन R2 अपान साइन E इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा म्यू हो जाएगा। एक रिलेशन हमने यहाँ से निकाला ठीक, और एक रिलेशन आपने यहाँ से निकाल लिया, दोनों सरफेसेस पे क्या स्नेल्स लॉ अप्लाई करके ये दो चीज़ें हम लोग रिलेट कर लेते हैं। ठीक, अब हमें पढ़ना है बेटा मेनली जो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है डेविएशन, डेविएशन क्या प्रोड्यूस होगा, तो अब पॉइंट लिख लीजिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा। कितना समझ गया, नेक्स्ट लिखिएगा डेविएशन डेरिवेट कैसे
देखिए इस सरफेस पे जब ले रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम कौन करेगा? R2। और एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है? आपने E से लिखा हुआ है, तो स्मैश ना लगाओगे तो μ2 × sin R2 = μ1 × sin E। ठीक, तो μ2 × sin R2 = μ1 × sin μ2 की वैल्यू हम लोगों ने कितना लिया? म्यू के बराबर। तो म्यू × sin यहाँ पे वैल्यू कितना है? R2 है। sin R2 = इधर का μ1 की वैल्यू 1 है, 1 × sin क्या हो जाएगा? E। तो यहाँ पे sin R2 / sin E = 1/, क्या हो गया? म्यू के बराबर हो गया। ठीक, समझ गए? नेक्स्ट लिखिएगा बेटा, हेडिंग बना लो छोटा सा, डेविएशन प्रोड्यूस्ड, या डेविएशन थ्रो प्रिज्म कर लो। डेविएशन प्रोड्यूस्ड थ्रो प्रिज्म, कितना आपका डेविएशन प्रोड्यूस होगा? मेनली क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं बेटा इसी के बेस पे आपको पूछा जाता है। डेविएशन प्रोड्यूस्ड थ्रो प्रिज्म, अब थोड़ा समझ लेना तब लिखते हैं। देखो बेटा, एक काम आता है मिनिमम डेविएशन। जब मिनिमम डेविएशन की हम लोग बात करते हैं, वहाँ पूछा था कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा? बहुत पतला प्रिज्म। अच्छा, वो ये दिखाना है। हाँ, तो उस केस में क्या होगा? जब मिनिमम डेविएशन की हम लोग बात करेंगे बेटा, किससे बात करेंगे आप? मिनिमम डेविएशन की बात करोगे तो मिनिमम डेविएशन के लिए जो एंगल, जो रे है जो इंसिडेंट आपकी होती है, पास आउट होती है प्रिज्म से, वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल होना चाहिए। क्राइटेरिया होता है जब मिनिमम डेविएशन होगा, यानी कि कहते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में, मिनिमम डेविएशन के केस में आपकी जो रे पास आउट होती है प्रिज्म से, मस्ट बी पैरेलल टू द क्या? बेस ऑफ द प्रिज्म, वो बेस के पैरेलल होना चाहिए। उस केस में डेविएशन हमारा क्या होता है? मिनिमम होता है। और जब बेस के पैरेलल होता है तो ये R1 और R2 दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे? सेम हो जाते हैं। R1 और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? उस इंस्टेंट पे इक्वल हो जाती है। भाई ये पैरेलल तभी होगा बेटा, जैसे ये मीडियम सेम हो गया, और ये जो अगर पैरेलल है इसका मतलब यहाँ जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, एंगल ऑफ यहाँ इंसिडेंस से क्या होगा? बराबर होगा, तभी ये पैरेलल होंगे। ठीक है, तो वो केस आपका होता है, वहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखिएगा डेविएशन थ्रो ए प्रिज्म, लिखिए फार थिन प्रिज्म, फार थिन प्रिज्म, लेकिन ये थिन प्रिज्म के लिए एप्लीकेबल होता है। फार थिन प्रिज्म, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड जो डेल्टा की वैल्यू होगी बेटा, डेल्टा बराबर हम लोग लिखते हैं थिन प्रिज्म के लिए, डेल्टा = μ-1 × A। तो जो यहाँ पे डेविएशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये एप्लीकेबल होता है फाइन प्रिज्म एंगल इज क्या? कितना? लेस देन क्या समझी? कितने डिग्री? नहीं सर, 10-5 होगा। याद रखेंगे, हम लोग अप्लाई कर पाते बेटा 10 डिग्री तक। 10-5 ठीक, और एग्जैक्टली जो रिजल्ट देता है वो 5 डिग्री तक के लिए होता है। एग्जैक्ट जो मिलता है, ठीक है, वो 5 डिग्री तक कम्प्लीटली क्या परफेक्ट रहता है रिजल्ट। अप टू हम लोग 10 डिग्री के किताबों में 15 भी मिल जाता है, बट 15 तक जाते जाते जो एक्चुअल रेडिएशन होता है उससे डिफरेंस शो करने लगता है। ठीक, तो एक्चुअल में अगर आपको चाहिए तो उस केस में ये 5 डिग्री तक के लिए कम्प्लीटली एप्लीकेबल है, बट यूज हम लोग 10 to 15 डिग्री तक के लिए कर देते हैं। ठीक है, कि अगर पे जो एंगल की वैल्यू 10 या बिलो है तो उस केस में हम लोग इस फार्मूले से अप्लाई करके डेविएशन ऑब्टेन कर लेते हैं। बट एग्जैक्टली जो वैल्यू होती है वो अप टू 5 डिग्री के लिए एग्जैक्ट वैल्यूज आपको मिलते हैं। ठीक, बट 10 to 15 डिग्री तक जब लेते हैं तो थोड़ा बहुत एक्चुअल से डिफरेंट वैल्यू मिलता है। तो ये होता है थिन प्रिज्म से निकालने के लिए डेविएशन जो होते हैं वो आपका क्या इस फार्मूले से निकाल लेते हैं μ-1 × A से। ठीक, थीटा में, हाँ जी, एंगल थीटा में आएगा, ये भी थीटा में रखा जाएगा, डेल्टा में थीटा में आएगा। क्या कह रहे हो? ये एंगल है, एंगल थीटा में रखेंगे तो डेल्टा भी थीटा में ही। हाँ, थीटा में मिलेगा, थीटा ही यहाँ लेते हैं, रेडियन में नहीं लेते हैं। ठीक, चलिए, तो कंडीशन आपका हो गया यहाँ पे डेविएशन का थिन प्रिज्म के लिए लेते हैं μ-1। लिखिए नेक्स्ट लाइन से, अब इसके बेस पर अगर हम लोग लेते हैं, कल आपको बताया गया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल का डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए डिफरेंट होता है। ठीक, याद है कि भूल गया जी? याद है ना? किसके लिए सबसे ज़्यादा होता है? किस कलर की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है? विजिबल लाइट में
ठीक है। किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका होगा, लेंस हो या प्रिज्म हो, उसकी वैल्यू हम लोग मैक्सिमम ऑब्टेन करते हैं। रेड के लिए मैक्सिमम होता है। पक्का? मतलब जो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम लोग पूछ रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर की लाइट के लिए मैक्सिमम होता है? प्रिज्म मटेरियल का या लेंस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फॉर विच? वायलेट के लिए। कितने लोग कह रहे हैं वायलेट के लिए मैक्सिमम होता है बेटा? फॉर वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रिज्म और लेंस मटेरियल विद मैक्सिमम। याद रखेंगे वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा होता है और रेड के लिए सबसे कम होता है। तो अगर इस फार्मूले से लिखेंगे तो चूंकि म्यू की वैल्यू पर डिपेंड करना आप लाइट के लिए डिफरेंट है, इसका मतलब जो डेविएशन प्रोड्यूस होगा वो भी डिफरेंट करना आप लाइट के लिए क्या होता है? डिफरेंट होता है। उसी डिफरेंट डेविएशन प्रोड्यूस होने की वजह से, डिफरेंट डेविएशन शो करने की वजह से जो जब व्हाइट लाइट आपकी इंसिडेंट करते हैं ना, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूट का जो कलर्स आपके होते हैं, यानी कि 7 कलर का क्या होता है? क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक, उसी को डिफ्रैक्शन हम लोग कह लेते हैं, होता है ना। तो रीजन क्या है? क्योंकि अलग अलग कलर की जो लाइट होगी अलग अलग डेविएशन शो करेगा। तो जो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा वो सबसे नीचे रहेगा, जो सबसे कम डेविएट होगा वो सबसे ऊपर रहेगा। तो यहीं पे नीचे पॉइंट करके वहीं लिख लो बेटा। देखिए द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, the deviation produced by the prism for different color of light, deviation produced by the prism for different color of light, for different color of light will be different, for different color of light will be different, the deviation produced by prism for different color of light will be different, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट विल भी क्या हो गया बेटा? डिफरेंट। तो अलग अलग कलर की जो लाइट है उसके लिए जो डेविएशन प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू आपकी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट विल बी डिफरेंट। तो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए जो डेविएशन आपकी प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू आपकी क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक, क्या लिखिए आपने? डिफरेंट। ठीक, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए आपकी डेविएशन जो प्रोड्यूस होती है डिफरेंट होती है। ड्यू टू लिख लीजिए, ड्यू टू refractive index of prism material, refractive index of prism material, due to refractive index of prism material for different color of light, for different color of light will be different। और किसके लिए सबसे ज़्यादा होता है बेटा? सिंस म्यू बी ग्रेटर देन क्या? म्यू आर, सो डेल्टा बी जो होगा ठीक वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? डेल्टा आर हो जाता है। डेल्टा बी की वैल्यू जो होती है वो डेल्टा सबसे ज़्यादा होगी विजुअल लाइट के लिए और डेल्टा आर की वैल्यू सबसे क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाती है। ठीक, और आल्सो ये डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पे भी। अगर दो प्रिज्म हैं, सेम प्रिज्म एंगल है, सेम कलर ऑफ लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, तो उस केस में जो फ्लिंट ग्लास आपका होता है, अगर ये मतलब फ्लिंट और क्राउन जनरली हमारे जो यहाँ पे यूज़ करते हैं वो लाइट के केस में जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं, चाहे लेंसेज हो चाहे प्रिज्म हो, वो दो टाइप के ग्लासेस की बनाई जाती है। एक फ्लिंट होता है, दूसरा क्राउन होता है। फ्लिंट और क्राउन में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है? कितने लोग का आइडिया है? फ्लिंट ग्लास एंड क्राउन ग्लास, जैसे जो हमारे आजकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं इसलिए दो टाइप के ग्लासेस की बनाई जाती है। एक को आप कहते हैं फ्लिंट और दूसरे को कहा जाता है बेटा क्राउन। तो फ्लिंट और क्राउन ग्लासेस में किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई दे आर लार्ज होती है, किसकी स्मॉल होते हैं? पढ़ा है? फ्लिंट एंड क्राउन में किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, किसके लिए कम होती है? नहीं सुना है? नहीं सुना? ऐसे कैसे पढ़ा? सुना ही बेटा याद रखेंगे। फ्लिंट ग्लास जो होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होती है, ग्राउंड की रिलेटिवली क्या होती है? लो होती है। ठीक, वहीं पे लिख लीजिएगा। फ्लिंट जो ग्लास की क्वालिटी, ग्लास की क्वालिटी ठीक जो हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट में चश्मा नहीं लगता है, तो जो ग्लास उसमें लगाया जाता है वो मोस्टली फ्लिंट का लगाते हैं। ठीक,
फ्लिंट ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है क्राउन ग्लास से स्लाइटली ज़्यादा होती है। लगभग जैसे हम लोग नॉर्मल केस में ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 क्या लेते हैं 5 लेते हैं, फ्लिंट की जो वैल्यू होती है लगभग 1.52 से लेकर 1.54 तक पाया जाता है, और जो क्राउन ग्लास पाया जाता है 1.49 1.48 से लेकर 1.49 पाया जाता है। थोड़ा डाटा उसमें कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बदलता है, बट ऐसे चीज़ें आप रखते हैं फ्लिंट का ज़्यादा होता है किसके तुलना में, क्राउन के तुलना में। ठीक, तो जो फ्लिंट ग्लास होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बेटा क्राउन ग्लास के रिस्पेक्ट में ग्रेटर होता है। तो दूसरा लिखेंगे, लिख दीजिएगा एंड सिंस म्यू या म्यू फ्लिंट इज ग्रेटर देन क्या म्यू क्राउन, अगर दो अलग अलग ग्लासेस के आपको क्या सेम इसके थिकनेस यानी सेम एप्रिल एंगल का आपको क्या किया गया है, प्रिज्म बनाए गए हैं और सेम लाइट आके इंसिडेंट कराई जा रही है, लाइट भी कैसी है सेम इंसिडेंट कराई जा रही है, तो उस केस में जो रेडिएशन प्रोड्यूस होगा म्यू फ्लिंट की जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा फ्लिंट की जो वैल्यू आएगी डेल्टा क्राउन से क्या आएगा ज़्यादा आता है, क्योंकि म्यू फ्लिंट की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है म्यू क्राउन। ठीक, तो क्राउन ग्लास के रिस्पेक्ट में आपका फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसलिए आपका इसका डेविएशन जो प्रोड्यूस होता है फ्लिंट ग्लास के लिए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका क्राउन ग्लास। ठीक, तो फ्लिंट ग्लास के लिए जो वैल्यू आपकी होती है वो क्राउन ग्लास से क्या होगी आपकी ग्रेटर हो जाती है, तो उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, देखो ना अभी तक तो पढ़ाई दिया है कितना समझ जाओगे, हाँ। तो उस केस में क्या होगा म्यू डेल्टा फ्लिंट जो होगा वो ग्रेटर देन डेल्टा क्या हो जाएगा क्राउन हो जाएगा। ठीक है, लेंस किस तरह सब जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो लेंस हो चाहे प्रिज्म हो चाहे जो भी इस टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं वो मोस्टली फ्लिंट का बनाया जाता है, मतलब फ्लिंट एंड क्राउन बोथ का बनता है। बेटर कहा जाए कौन होता है तो फ्लिंट वाला होता है। ठीक है, जैसे आप जो लोग चश्मा बनवाए हैं ना आप लोगों ने ना, तो कहते हैं कौन वाला ग्लास लगाना है, कभी कभी पूछते हैं क्वालिटी, ठीक, उसके अकॉर्डिंग उसका डेट अलग अलग होता है। बेटा जो सिलेंडर जो आपके होता है जिनको डिफेक्ट जो आई में होती है वो आई में डिफेक्ट अभी फिलहाल आपको उड़ा दिया गया आपके सिलेबस से। ठीक है, तो आई में डिफेक्ट जो होता है कभी कभी हमारी जो आई लेंस होती है ना वो उसकी इरेगुलर शेप का हो जाता है। जब इरेगुलर शेप का हो जाता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ किया जाता है। ऐसे केस में सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करा जाता है उसकी डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए। तो वो सिलेंड्रिकल शेप आपको बनाया जाएगा, लेकिन बेकार पे वो काम करेंगे, इसीलिए लोग जिनके ऐसी प्रॉब्लम आती है वो क्या करते हैं आई लेंस को चेंज करवा लेते हैं। ठीक है, ऑपरेट करवाते हैं उसको चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि बार बार वो आपकी लेंसेज की जो एक्सेस होती है ना वो बदलती रहती है। जैसे अगर आपको चाहिए कि आपको नियर है 5 एक्सेस है तो पावर चेंज होता है। ठीक, मतलब पावर चेंज होता है, एक्सेस में चेंजेस नहीं आती है। बट अगर आपको क्या बस सिलेंडर लेंस आप यूज़ कर रहे हो यानी कि आपको उसके जो शेप आपका है आई लेंस का उसमें डिफेक्ट है, तो उस कंडीशन में आपको सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है, तो सिलेंडर को डिजाइन करना भी बहुत मुश्किल होता है और प्लस उसको बियर करना भी मुश्किल है, तो पहनना आपसे सिलेंडर जैसे रहेगा उसको बियर करना भी मुश्किल होता है। डॉक्टर सीधे सीधे कहते भाई आप ऑपरेट करवा के दूसरा लेंस लगवा लीजिए, तो उसका वही ऑप्शन रहता है दूसरा लगा लेते लोग। ठीक, चलिए तो ये केस हो गया बेटा, यहाँ से हम लोग दिखा देते किसके लिए क्या होगा कैसे होता है इसको बेस करते हैं। यहाँ नोट कर लीजिए, हो गया। तो अगर फ्लिंट क्लास का बना हुआ है तो उस केस में वहाँ पर डेविएशन जो होगा वो ग्रेटर होता है इन कंपेरिजन टू क्या क्राउन की तुलना में। ठीक, अगला लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बना लो इसी में, बोले मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन, डेविएशन की वैल्यू मैक्सिमम कब कैसे होता है किस केस में। एक मैक्सिमम डेविएशन हम लोग पढ़ते हैं, एक मिनिमम डेविएशन पढ़ते हैं। मैक्सिमम डेविएशन देखिए, इन कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन, इन कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन मैक्सिमम डेविएशन देखिएगा एंगल आई जो यहाँ पे एंगल क्या है आई, ठीक, डेविएशन की वैल्यू 1 पॉइंट बनता है बेटा। अभी तो थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न में हो गया, पहले दूसरा जाता था। अगर मैक्सिमम डेविएशन की हम लोग बात करते हैं, मैक्सिमम डेविएशन
अगर मैक्सिमम डेविएशन की हम लोग बात करते हैं तो उस केस में जो एंगल आई होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये 90 डिग्री लिया जाता है। कितना लेते हैं? 90 डिग्री। पूछा जाता है फॉर मैक्सिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, तो हम कहते हैं 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे फॉर मैक्सिमम डेविएशन एंगल आई की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। और जब एंगल आई समझ लो तब लिखना, अगर एंगल आई 90 डिग्री है तो एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी? किसका? एंगल आर, R1 जो है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, ठीक, तो उस केस में जो R1 की वैल्यू होगी, R1 की वैल्यू किसके बराबर होगा? 90 या नो हाँ 90 ही होगा। 90 सोच के बता, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है तो जो एंगल R1 होगा, R1 जो बन रहा है, हाँ 45 और लोग 0 होगा, और लोग 0 या 90 क्या 90, मतलब सब तुक्का मारेंगे नहीं, तुक्का नहीं जी। 180 ये भी, और कुछ बचा? 60 भी बोलते बेटा एक लोग, हाँ अच्छा 45 बनेगा। चलिए, आप लोगों को एक क्रिटिकल एंगल पढ़ाया गया था, याद करिए क्या पढ़ाया गया था? क्रिटिकल एंगल। जब जी जी तो डेंसर से जब एरर भी आती थी, उस केस में जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल के बराबर होता था ना। हम लोग पढ़ते थे, सुन लीजिए बेटा जो लोग नहीं पढ़े हैं। क्रिटिकल एंगल जब हम लोग डिफाइन किया था, वो किया था किसके लिए? व्हेन रे इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर, ठीक, तो फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री एंड दैट एंगल कॉल्ड क्या कहना जाता? क्रिटिकल एंगल। उसी को उल्टा कर लो बेटा ना, वहाँ डेंसर से रेयर में जा रहा था, डेंसर से कहाँ जा रहा था? रेयर में। तो डेंसर में जब सी पे इंटर करता था तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता था। अगर हम यहाँ से 90 पे इसको इंसिडेंट कराएं तो जब इसमें रिफ्रैक्ट होगा डेंसर में तो कितने पे जाएगा? क्रिटिकल सी पे जाएगा। तो उसी को R1 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर लेंगे, नॉट 90 नॉट 60 नॉट 45, है ना। ठीक, तो आया आपने बताया नहीं, ठीक। तो उस केस में क्या होगा? वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा उसे? क्रिटिकल एंगल, यानी R1 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल की क्या होगा? बराबर जी क्या 0 के 90, उसे क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल कहेंगे बेटा। ठीक, रिवर्स ऑफ द क्रिटिकल है। हाँ, जैसे पानी है बाल्टी में और इसे सीधा डालेंगे तो क्या होगा? सीधे कहाँ डाला जा रहा है यार? आप 90 में, अरे सर 90 एंगल कहाँ से नापा जाता है? बहुत बड़ा घोटाला है। 90 से 90 बहुत बड़ा है। समझ, ये 90 यहाँ से यहाँ से आएगा, पैरेलल टू द सरफेस आएगा, तब 90 हो जाएगा। ये पहले समझे साहब, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, सीधा सीधा। जी सर, ठीक, आप समझिए सर। हमेशा एंगल जब मेजर किया जाता है बेटा, वो नॉर्मल से मेजर किया जाता है। कहाँ से? नॉर्मल से मेजर करते हैं। नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है दिस, ठीक। अब यहाँ से 90 बनाएगा तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तब उसे कहेंगे 90, ठीक। और नॉर्मल के पैरेलल आ जाएगा तो उसे 0 कहेंगे, ठीक है। तो लिख लो बेटा, इफ एंगल क्या लिखा है? I इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल R1 इक्वल टू एंगल C, या R1 इक्वल टू C। इस केस में अगर 90 डिग्री है तो R1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? C के बराबर होगा। और अभी एक चीज़ हम लोगों ने लिखा था, R1 प्लस R2 की वैल्यू A के बराबर होता है ना। R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या होता है? A के बराबर होता है। एंड सिंस R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना? A, तो R1 की जगह पर C प्लस R2 बराबर क्या हो गया? A के। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? A माइनस A माइनस C के बराबर हो गया। A माइनस क्या हो गया? C, यानी कि जो R2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, वो A माइनस C के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। अब एक बार स्नेल्स लॉ फिर से लगा दो बेटा। क्या लगा दीजिए? स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, ठीक। R1 की वैल्यू में C के बराबर लिख लिया, R2 की वैल्यू A माइनस C के बराबर लिख लिया, ठीक है। तो लिखिए, यहाँ से नोट कर लीजिए, तो बोले
R2 की वैल्यू a माइनस सी आ गया। ठीक, लिखिएगा अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट, या ऑन कर लो, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑन इमर्जेंट सरफेस, ऑन इमर्जेंट सरफेस, हो गया ना। इमर्जेंट सरफेस पे अगर हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो आप रफ पे करके बताइए क्या रिलेशन बनेगा। रफ पे करके बताइए। सी के टर्म में, सी के टर्म में जी, सी के टर्म में आपको बताना है। अगर हम लोग इमर्जेंट सरफेस, मतलब ये वाला जो फेस है उस सरफेस पर अगर आप क्या लगाते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो क्या रिलेशन बनेगा। साइन सी की वैल्यू बताना पड़ेगा। हाँ, साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू नहीं बताना है। इमर्जेंट सरफेस के लिए ई का वैल्यू क्या आएगा, साइन ए और ई सी के टर्म में। अगर इस केस में आप क्या स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो तो इस इमर्जेंट सरफेस पे, तो क्या इक्वेशन बनेगा वो आपको डिटरमाइन करना है। इमर्जेंट सरफेस पे अगर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, क्या रिलेशन आएगा वो वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है। साइन ए माइनस सी बटे साइन ए बराबर 1 बटे म्यू, या साइन सी बराबर साइन आई बटे सी। जी, और इधर वाला रूल कर लिया है, नहीं लिख देते हैं। देखो अगर हम लोग बेटा इमर्जेंट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओगे, तो इस केस में यहाँ पे जो है, ठीक, हम लोग पढ़ेंगे म्यू इंटू साइन R2 इक्वल टू कितना, म्यू इंटू साइन ई आएगा ना। तो आएगा इसका म्यू2 इंटू साइन R2 इक्वल टू म्यू1 इंटू साइन कितना ई। अब जरा ध्यान देना, R2 की वैल्यू बेटा म्यू2, अब देखो ये डेल सब से लेवल में जा रहा है, तो अगर यहाँ पे एंगल की वैल्यू हमारे क्रिटिकल एंगल है, तो ये उसी मीडियम में जा रहा है, ये मीडियम हमारे क्या रहेगी, सेम सेम। और हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था क्रिटिकल एंगल और क्या एंगल के बीच में, आपने एक रिलेशन पढ़ा था क्रिटिकल एंगल के लिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, साइन सी इक्वल टू 1/म्यू। याद करिए, साइन सी की वैल्यू 1/म्यू के बराबर पढ़ा था पीछे जब आपको क्रिटिकल एंगल पढ़ाया गया था। हम पीछे वाली चीज़ें याद रहेंगे तभी यहाँ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे बेटा। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन सी लिख सकते हैं ना भाई, म्यू2 की जगह पे 1/साइन सी लिख सकते हैं, म्यू2 की जगह क्या लिख सकते हैं ना मुझे। अरे यार, हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल के लिए लिखा था म्यू इक्वल टू 1/साइन सी या साइन थीटा सी लिखा होगा, और साइन थीटा सी की वैल्यू क्या होगी, 1/म्यू के बराबर होगा था साहब ना। तो यहाँ म्यू है, तो इसको रिवर्स करोगे तो 1/साइन सी हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 1/ कितना, साइन सी इंटू साइन आर की वैल्यू कितना निकाला, ए माइनस सी, तो इंटू हो जाएगा साइन ए माइनस कितना सी इक्वल टू म्यू1 की वैल्यू 1 है, तो साइन इसके बराबर हो गया, ई के बराबर है। अरे भाई म्यू1 की वैल्यू क्या है, रिफ्रैक्टेड वहाँ पे वेवर मीडियम एयर है, तो इसकी वैल्यू क्या लिया 1। इसको थोड़ा सा हम लोग कर लें, तो साइन ई इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ऊपर लिख दें, इतना वाला लिखने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विश्लेषण किया। देखो यहाँ से जो आप फाइंड करेंगे तो यह आएगा साइन ए माइनस सी अपॉन साइन सी इक्वल टू साइन ई। अगर एंगल ऑफ इमर्जेंस यहाँ से निकालना है तो ई की जो वैल्यू हो जाएगी, ई इक्वल टू आएगा कितना, साइन इनवर्स 1 ब्रैकेट में साइन ए माइनस सी अपॉन कितना, साइन सी। ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू अगर डिटरमाइन करनी है तो इस फार्मूले से हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लें ई की वैल्यू कितना होगा। ठीक, अब यहाँ तो नोट कर लो, तब फिर आगे बताएं।
ये हम लिख रहे थे कलर का। हो गया, जल्दी करो। हम लोगों ने एक ऊपर रिलेशन लिखा था आई प्लस ई इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। देखो आई प्लस ई इक्वल टू डेल्टा प्लस क्या ए लिखा था ना। तो हमें अगर डेल्टा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, देखो आपने लिखा था है ये आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास मिल गया ई की वैल्यू, ठीक। क्या मिल गया ई की वैल्यू, और आई की वैल्यू जो था हमें 90 लिया है ना, कितना लिया है 90 लिया है। तो आई की वैल्यू आपके पास कितना है 90 डिग्री है, उसी को आप पाई बाई 2 कह देते हैं। 90 डिग्री लेते हैं या बेटा क्या कह देते हैं उसको पाई बाई 2 कह लेते हैं। अगर उसको हम लोग यहाँ पे क्या करें इक्वेट कर लिया जाए, तो वैल्यू अगर आपको डेल्टा मैक्सिमम की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक। तो डेल्टा मैक्सिमम करेंगे सिंस आई प्लस ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, ठीक। मैक्स कर लेते हैं क्या डेल्टा रहते हैं, ठीक। फॉर मैक्सिमम डेविएशन, फॉर मैक्सिमम डेविएशन डेल्टा मैक्स बराबर हो जाएगा आई प्लस ई माइनस कितना ए, आई प्लस ई माइनस ए, ठीक। आई प्लस ई माइनस ए, आई की वैल्यू हमारी कितनी है 90 पे इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया 90 डिग्री करो या पाई बाई क्या कह देते हैं तो 2 90 डिग्री प्लस ई की वैल्यू हम लोग निकाला है साइन इनवर्स ब्रैकेट में कितना साइन ए माइनस टी अपॉन साइन टी और माइनस ए, इसी को हम लोग कह देते हैं पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स साइन ए माइनस टी अपॉन साइन टी माइनस कितना ए, ये हो गया डेल्टा क्या मैक्स मैक्स। तो डेल्टा मैक्स में करते पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स साइन ए माइनस के अपॉन साइन सी माइनस ए की क्या हो गया आपका बराबर हो गया। इसके बेस पे आप यहाँ से क्या करते हैं रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि डेविएशन की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी। तो डेल्टा मैक्सिमम करते पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स साइन ए माइनस सी अपॉन साइन सी माइनस 1। याद रखिएगा ये तो फार्मूला हो गया मैक्सिमम डेविएशन के लिए, बट अपने यहाँ बेटा जो पूछा जाता है ना वो मिनिमम डेविएशन पे क्वेश्चन बनते हैं। किससे बनते हैं मिनिमम डेविएशन पे आपको क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, ठीक। तो हम लोग जो डिस्क्राइब करेंगे वो कौन सा करेंगे मिनिमम डेविएशन वाला करेंगे, ठीक है। जो पूछा जाता है आपको मिनिमम डेविएशन की बात बनती है, तो नोट करने के ख्याल रखते हैं। दूसरा जल्दी से लिख लीजिए जब तक सर आ रहे हैं। लिखिएगा मिनिमम डेविएशन, सेकेंड लिखेंगे बेटा। ये नोट हो गया। मेनली जो क्वेश्चन आज के डेट में या पहले भी पूछे गए हो मिनिमम डेविएशन पे ही पूछे जाते हैं, बट कंडीशन यहाँ पे एक जो सिंगल थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है तो पूछा था फॉर मैक्सिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। मैक्सिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू होती है कितनी होती है आपकी 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। देखिए मिनिमम डेविएशन, देखिए मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन बनता है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस ई विल बी सेम एंड आल्सो एंगल R1 इक्वल टू कितना एंगल R2। तो उस केस में जो आपका रे पास आउट होते हैं प्रिज्म से वो बेस ऑफ द प्रिज्म के पैरेलल होगा, और जब बेस ऑफ द प्रिज्म के बेटा पैरेलल होगा तो उस कंडीशन में डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म विल बी मिनिमम। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म विल बी क्या मिनिमम। तो लिख लीजिएगा। देखिए if the angle of incidence and emergence, if the angle of incidence and emergence will be same, इंसिडेंट है emergence will be same, and also angle R1 equal to angle R2, मतलब angle I equal to angle E हो
एंड एंगल R1 इक्वल टू कितना हो, एंगल R2, मतलब जो हमारा पहले सर्फेस पे रिफ्रैक्शन है और सेकेंड सर्फेस पे इंसिडेंस है, ये भी एंगल दोनों आपस में कैसे हो जाए बराबर, एंगल R1 इक्वल टू एंगल R2, ठीक है। देन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द prism will be minimum, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म विल बी क्या हो जाएगा उस केस में, मिनिमम, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म विल बी मिनिमम, ठीक, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म विल बी मिनिमम एंड द रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म, ray passing through the prism will be parallel to the base of the prism, तो वो अगर बेस ऑफ द प्रिज्म के कैसे आपका पैरेलल है बेटा, तो उस केस में डेविएशन जो प्रोड्यूस होता है वो हम लोग का क्या होगा, मिनिमम होता है। उस कंडीशन में डेविएशन जो प्रोड्यूस होता है वो मिनिमम होगा, ठीक, लिखिएगा। एंड इन दिस केस देखो, अभी हम लोगों ने लिखा था बेटा R1 + R2 = A, अगर R1 R2 आपस में इक्वल R के हो जाए तो 2R = A, तो R = क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, ठीक। इस केस में हम लोग देखेंगे R की वैल्यू आएगी R1 = R2 अगर हम लोग A ले रहे हैं तो सिंस R1 + R2 = कितना होता है, A, ये होगा 2R = कितना, A, तो R = हो जाएगा A/2, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, A/2 के बराबर हो जाएगा। और हम लोगों ने दूसरा लिखा था I की जो वैल्यू होगी वो आपको देखो A + Δm = कितना, ये अगर मिनिमम डेविएशन होगा, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में A + Δm की वैल्यू, क्योंकि I और E इक्वल होता है तो हम 2I कर सकते हैं, ठीक, तो लिखेंगे R की वैल्यू A/2 एंड A प्लस यानी I + I ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक, यानी कि I = E, सो I + I = A + Δm। यहाँ से आप कर सकते हो बेटा, ये 2I = A प्लस कितना है, Δm, तो Δm की वैल्यू आ जाएगी 2I - कितना बेटा, A, या I की वैल्यू अगर आप निकालोगे, I की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत है, तो A + Δm अपान कितना, 2 के बराबर हो जाएगा। I की वैल्यू हो गई A + Δm/2 और R की वैल्यू हो गई A/2। अब इस स्नेल्स लॉ एक बार दोबारा हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, ठीक, एक बार अगेन क्या करेंगे हम लोग, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लेंगे, तो म्यू की वैल्यू sin I/sin R होता है, ठीक, रख दीजिए। म्यू = sin I/ कितना, sin R, ये हम लोग पढ़ा था ना, तो म्यू की वैल्यू sin I/sin R, sin की वैल्यू रखो, ये वैल्यू आ जाएगी म्यू = sin I की वैल्यू हम लोग क्या है, A + Δm/, क्या 2 अपान sin कितना, A/2। फार्मूला याद रखिए बेटा, भैया इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं और मिनिमम डेविएशन के बीच में जो रिलेशन होता है, म्यू = sin A + Δm/2 अपान sin A/2, ये फार्मूला होता है। तो डाटा आपको दिया रहेगा, उसके बेस पे वैल्यू को पुट करके हम लोग मिनिमम डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल लेते हैं, ठीक, इसी को प्रिज्म फार्मूला भी कह लेते हैं। दिस इज कॉल्ड क्या, प्रिज्म फार्मूला, यानी कि म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का होगा उसकी वैल्यू sin A + Δm/2 अपान sin A/2 की क्या होता है, बराबर होता है, हो जाएगा। इतना कर लीजिए, सर आगे हैं और बाकी बताया जाता है, समझ गया इतना भैया।
एक बार घर पे देखिए और क्वेश्चन कर डालिएगा, ठीक। क्वेश्चन करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, बिना क्वेश्चन करे फिर एग्जाम में लगता नहीं बेटा, ठीक। चलिए।